हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट क्लासेस ऑनलाइन। तो पढ़ लिया होगा आपने, रोटेशनल मोशन का तीसरा लेक्चर है रीकैप सीरीज में। इसमें भी हम बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि 95% फिजिक्स का पेपर है जो वो न्यूमेरिकल पर आधारित है, तो न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे। अब देखिए, कई न्यूमेरिकल्स लंबे होते हैं, तो हमें उन्हें बार बार रिवाइज करके सीखना होगा कि हम उसे कैसे गिवन टाइम में सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं, और इसमें भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हमारा पर्पस है आपका रिवीजन होता रहे और आप पास हो जाए, इसी उम्मीद के साथ। और उम्मीद बिल्कुल पूरी होगी, ये मेरे को भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया आपने। अब देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर एंड ए स्फेरिकल शेल। एक सॉलिड स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर हो गया। रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट from same height. The ratio of the times taken by them is rolls down an inclined plane। मतलब दोनों के लिए inclined plane क्या है? सेम। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर एक बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोटेट होती है या रोल डाउन होती है, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अगर बॉडी जीरो से स्टार्ट हो और नीचे पहुंच जाए, और यहाँ टाइम कितने सेकंड हो? 30 सेकंड हो, और प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा हो, तो हम सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन कर सकते हैं। एस इक्वल टू, आप देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लेन की लेंथ एल, जीरो से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2l अपॉन ए का स्क्वायर रूट, ये होगा डिसेंट टाइम, नीचे पहुंचने का टाइम। तो नीचे पहुंचने का टाइम दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो प्लेन की लेंथ और एक एक्सेलरेशन। और हम अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट शेप्स के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब पहली बॉडी है सॉलिड स्फीयर, दूसरी बॉडी है स्फेरिकल शेल। तो सॉलिड स्फीयर का बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर की का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 5/7 जी साइन थीटा। और स्फेरिकल शेल, जिसे आप हॉलो स्फीयर भी कहते हैं, स्फेरिकल शेल, उसका एक्सेलरेशन होगा 3/5 जी साइन थीटा। अब मान लीजिए कि हॉलो स्फीयर का टाइम है t1, तो वो होगा 2l/a। तो ये हो जाएगा 2l अपॉन 5/7 जी साइन थीटा। और शेल का टाइम हमने ले लिया 2l/a, 2l अपॉन 3/5 जी साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन और से सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो फिर काम हमारा सिंपल हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू 2l अपॉन, अब देखिए डिवाइड करना है तो थोड़ा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। T1 अपॉन T2, ये हो जाएगा 2l रूट के अंदर अपॉन 5/7 जी साइन थीटा, और नीचे आएगा 2l अपॉन 3/5 जी साइन थीटा। तो देखिए 2l कैंसिल, जी साइन थीटा भी कैंसिल। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी। अब ये कर ही लेते हैं डिवाइड, 2l अपॉन 5/7 जी साइन थीटा, ये वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, 3/5 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l। तो 2l कैंसिल, जी साइन थीटा भी कैंसिल। तो यहाँ रूट के अंदर बचेगा 3/5 डिवाइडेड बाय 5/7
7, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा √21/25। तो टाइम का रेशियो होना चाहिए √21/25 का स्क्वायर रूट। देखते हैं कौन से आंसर में आपको मिला है। ये देखिए, ये आपका पहला आंसर क्या है, सही है। तो बस टाइम किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला सवाल आएगा। ये देखिए, ये रूट में कितना आ जाएगा 25। ओके, तो क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये देखिए रेडियस आर इज रिमूव फ्रॉम अ बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो देखिए फिगर में ये जो बाहर आपको डिस्क दिख रही है, ये बड़ी डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है 2r। इससे हम r रेडियस की एक दूसरी डिस्क को काट लेते हैं, कट कर दिया, सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क टच। तो दोनों डिस्क की सर्कमफेरेंस क्या हो रही है, आप देखिए यहां पर दे आर टचिंग ईच अदर। ये देखिए आप, ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क, नई डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, इट इज एट ए डिस्टेंस AR फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क। बड़ी डिस्क के सेंटर से AR डिस्टेंस पे है, तो A की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। तो देखिए अब इसको समझते हैं और एक कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब काटा नहीं गया था तब सेंटर कहाँ पे था, O। काटने के बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट पर आ गया। तो करना कैसे है इसको, तो देखिए बड़ा सरल है। सबसे पहले एरिया की कंसेप्ट लगाइए। एरिया ऑफ बिग डिस्क पाई 2r का स्क्वायर, कितना हो गया 4πr²। अब छोटी डिस्क जिसे काटा गया है उसका एरिया है πr²। और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 होगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, r,0। और ये हमने मान लिया कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमने मान लिया वाई एक्सिस। अब इसमें एरिया के कंसेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आपको सीखना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। ये मानते हुए यूनिफॉर्म है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये कंसेप्ट यूज की गई है। पर यहां पर आपका A1 है 4πr², और उसका सेंटर ऑफ मास हमें दिख रहा है, बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें दिख रहा है ऊपर, तो इनटू 0। क्योंकि दूसरी डिस्क को रिमूव किया गया है, क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस। उसका एरिया πr², और उसका सेंटर यहाँ डायग्राम में देखिए, उसका जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, इनटू r अपॉन A1 प्लस A2 नहीं, क्योंकि रिमूव किया गया है 4πr² माइनस A2 होगा πr², एरिया को हटा दिया। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो नया कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा -πr² इंटू r अपॉन 3πr²। तो πr² तो कैंसिल हो गया, तो नया सेंटर ऑफ मास होगा -r/3 डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पे होगा, -r/3। अब क्वेश्चन कहता है कि सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है, AR। तो हमने यहाँ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। तो एरिया की कंसेप्ट यूज करिए, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बहुत जल्दी सवाल हमारे क्या हो जाएंगे, इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्योंकि रिमूव किया गया इसलिए माइनस,
तो हमें दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होता है, ए आर, तो डेफिनेटली -r/3 इक्वल टू ए आर, आर से आर कट गया तो ए की वैल्यू कितनी होगी, -1/3। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि एरिया से सवाल जल्दी होगा, आसानी से होगा। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस P एंड Q। देखिए यहाँ पर M1 दिया हुआ है P और M2 दिया हुआ है Q, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, एक दूसरे से D डिस्टेंस पे हैं। द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास व्हेन द टू पार्टिकल्स आर इंटरचेंज्ड। अगर इन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को आपस में बदल दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कितनी होगी। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको करते हैं। सबसे पहले आप एक एक्सिस सिस्टम बना लीजिए, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, और अब पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये P है, मान लीजिए P कहाँ रखा हुआ है, ये मास कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे, और ये दूसरा मास है Q, ये कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, D डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे D,0। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इतना होगा। तो xcm विल बी, ये p है, इसकी कोऑर्डिनेट 0 है, और ये q है, इसकी कोऑर्डिनेट d है, और अपॉन p प्लस q। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई, qd अपॉन p प्लस q, qd अपॉन p प्लस q। अब हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने वाले हैं, पार्टिकल्स को क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं। तो ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं, p की जगह q, q की जगह p। अब ये q आ गया और इधर p चला गया, डिस्टेंस तो उतना ही रखना है। तो q के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0 और p के कोऑर्डिनेट हो गए D,0। तो नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मान लिया xcm डैश, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 क्या है, q है जो कि 0 पे रखा हुआ है, और m2 क्या है, p है, आपस में बदल दिया, अपॉन p प्लस q। तो xcm डैश विल बी pd अपॉन p प्लस q। अब हमसे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कितनी होगी। तो पहले सेंटर ऑफ मास था xcm और बाद में हो गया xcm डैश। तो शिफ्ट निकालनी है, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होगी, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास will be equal to xcm dash माइनस xcm। तो xcm डैश है हमारा pd अपॉन p प्लस q, pd अपॉन p प्लस q, और ये है qd अपॉन p प्लस q। एलसीएम ले लीजिए, p प्लस q, pd माइनस qd। तो शिफ्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा, d कॉमन लीजिए, p माइनस q अपॉन p प्लस q इंटू d। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देख लेते हैं, p माइनस q हमें टिक करना है, तो p माइनस q अपॉन p प्लस q,
ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, ध्यान दीजिए। तो बड़ा सिंपल सवाल था, इंटरचेंजिंग कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास पर क्या असर पड़ेगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, आसानी से हम इसको निकाल सकते थे। अब देखिए, ये रहा अगला सवाल, ये आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन हमने इसे मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स में आते हुए देखा है इस तरह के सवालों को, और वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेथड ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल उतना ही वैसा ही रहने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट करें। ओके, आपने नोट कर लिया। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास 80 यूनिट, चलिए भाई मास तो दे दिया 80 यूनिट, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, चलो स्पीड भी दे दी 4√2 यूनिट्स इन एक्स वाई प्लेन अलोंग ए लाइन। बस देखिए, यही इस क्वेश्चन का एक लैंग्वेज है। वो किस लाइन पे मूव कर रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। और ये 4 आंसर दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और वो किस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखिए, इसीलिए मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो ये थोड़ा पहले एक्सिस सिस्टम बना ले। ये हमने एक्सिस सिस्टम बना लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो देखिए, बहुत सिंपल मैथमेटिकली मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखिए क्या करिए, सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख दीजिए इक्वेशन में। तो y कितना है 5। इसका मतलब ये लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास होती है जो y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। ये लेंथ आपकी कितनी होगी 5 हो गई। अब पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें क्या करना है, y को 0 रख देना है। तो हम देखेंगे 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x कितना आ जाएगा -5। तो ये लाइन दूसरे पॉइंट से पास होती है जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 0। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमने इस मेथड को क्या करा है, यूज किया है। और अब इस लाइन को हम बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये लाइन आपकी बन गई। बन गई, ये लाइन आपकी बन गई। तो देखिए, ये लेंथ अब कितनी है, 5 है, और ये लेंथ भी कितनी है, 5 है। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। और ये रहा ओरिजिन। कैसे 45 डिग्री होगा, तो देखिए ये एंगल आपको निकालना था। ये 5 है, ये 5 है, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/5। कितना आया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन निकालना है। ठीक है, तो अब हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये ओरिजिन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे ओरिजिन से। अब जैसे ही हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r। ये तो दिया हुआ है 80, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, देखिए वेलोसिटी दी गई है 4√2 इंटू आर। बस ये r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें निकालना है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स पर काम करना पड़ेगा। वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ए
ओ और ये बी और ये रहा डी। तो ट्रायंगल हमें सोचना है, कौन सा ट्रायंगल सोचना है हमें? ए डी ओ। कौन सा ट्रायंगल सोचना है? ए डी ओ। तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल, या तो ऐसा लिख लो, ट्रायंगल ए ओ डी से हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। और तो आगे बढ़ते हैं। ये आर हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया डी। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये लेंथ हम जानते हैं कितनी है? 5। और ये एंगल हम जानते हैं कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एओडी हमने बना लिया। अब आप जानते हैं साइन 45 भी निकाल सकते हैं हम। और तो साइन 45 हम यूज करेंगे। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो ये हो गया 1/√2 इक्वल टू आर अपॉन 5। तो देखिए आर क्या होगा? 5/√2। आर क्या होगा? 5/√2। तो अब हमारा काम क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। 5/√2, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू को क्या करना है? रख देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mv r, मास 80, वेलोसिटी 4√2 और r आ गया 5/√2। √2 से √2 कैंसिल। तो 4 × 5 20, 80 × 20। तो आंसर आएगा हमारा 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट्स। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। ये देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। अब देखिए, थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, कहने की जरूरत तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अबाउट ओरिजिन निकालना था, इसलिए ओरिजिन से हमने क्या ड्रॉ करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। थोड़ा मैथमेटिकल है पर इम्पोर्टेंट है तो करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक व्हील है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड विद अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। तो पहली बात तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी, वो 0 है। और 4 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा 10। वो हमें मालूम नहीं है। इट देन अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 2 सेकंड। उसके बाद वो अगले 2 सेकंड तक, सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है। एंड इट इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। और अगले 10 सेकंड में वो रुक जाता है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। फर्स्ट आंसर 200 रेडियन, सेकंड आंसर 400 रेडियन, थर्ड आंसर 300 रेडियन, फोर्थ आंसर 480 रेडियन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 10 सेकंड्स के लिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो 0 है। अल्फा आ गया आपका 4 और टाइम है 10 का स्क्वायर। तो थीटा आ जाएगा आपका, ये 2 बार कैंसिल, तो ये थीटा आ जाएगा 200 रेडियंस। तो भाई पहले 10 सेकंड में वो कितना घूम चुका है? 200 रेडियन घूम चुका है। उसके बाद वो अगले 2 सेकंड तक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 10 सेकंड के बाद थोड़ा हमें निकालनी पड़ेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा 10 इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस 10 अल्फा का यूज करें। ये 0 है, अल्फा है 4, तो ओमेगा 10 विल बी इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकेंड। तो 10 सेकंड में वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा, 40 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद कहा गया है कि वो अगले 2 सेकंड तक इसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड्स वो कितना एंगल घूमेगा। हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का। तो अभी उसकी एंगुलर वेलोसिटी 40 है, अगले वो 2 सेकंड तक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है, तो अल्फा क्या हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 इंटू 2 80 रेडियंस। कितने रेडियन आ गया आपका आंसर, 80 रेडियंस। तो देखिए अब तक वो 200 ऑलरेडी घूम चुका है, अब उसमें 80 और जुड़ गया, तो अब वो घूम चुका है 280 रेडियन। अब फिर कहा गया है कि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो देखिए पहले 10 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 12, अब इसके बाद अगले 10 सेकंड में वो रुक जाता है। तो हमें बताना है कि उसका कितना एंगल टर्न होगा टोटल अगले 10 सेकंड में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अभी एंगुलर स्पीड इसकी कितनी है, 40 रेडियन पर सेकंड, और 10 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी, आफ्टर 10 सेकंड इट्स एंगुलर स्पीड विल बिकम 0। तो सबसे पहले आप यूज करिए ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हो गया आपका 0, और अभी स्पीड है 40। ये बात कर रहे हैं हम अगले 10 सेकंड की। तो 10 अल्फा इक्वल टू -40। तो अगले 10 सेकंड में उसका रिटार्डेशन कितना होगा ये हमें पता चल गया, -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ड्यूरेशन में वो कितना एंगल टर्न करेगा, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो हमें यूज करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू यूज थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी कितना है, 40 से 0 हुआ है, तो ये 40 और ये 10 सेकंड, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस है, इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये 2, ये हो गया आपका 400, और ये हो गया आपका 200। फिर से चेक कर लीजिए, 2 बचा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 इंटू 2 200। तो अगले 10 सेकंड में वो कितना घूम जाएगा, 200 रेडियन का एंगल टर्न कर लेगा। अब हमारे पास सारे एंगल आ गए, हम इन एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पहले वो कितना रेडियन ट्रेवल करता था, 200, बाद में ये पहले 10 सेकंड, ये फिर 2 सेकंड, फिर ये 200, आखिरी के 10 सेकंड। तो अगर आप जोड़ते हैं तो आपको टोटल एंगल टर्न कितना मिलता है, 418 रेडियंस। क्वेश्चन सिंपल है, पर टाइम 1 मिनट का है। टाइम कितने मिनट का है, 1 मिनट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 480 रेडियंस। ये देखिए चौथा ऑप्शन सही है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, 480 रेडियन को आप टिक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना था, और हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट ही होता है एग्जाम में। हमें इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये इसका आंसर आ गया 480 रेडियन।
अब देखिए ये अगला सवाल आया, तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे पढ़ता हूं। अब दिया हुआ है a metallic thin wire has uniform thickness. From this wire, two circular loops of radii r, 2r are made. उससे दो सर्कुलर लूप बनाए जाते हैं। पहले सर्कुलर लूप की रेडियस है r और दूसरे की है 2r. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड लूप, सेकंड वो हो गया जिसकी रेडियस कितनी है 2r. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड लूप अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस is n times moment of inertia of first loop about its natural axis. The value of n is first option 2, second option 4, third option 2 root 2 and the fourth option is 8. तो आप जानते हैं लूप मतलब रिंग, रिंग का अपने नेचुरल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। उसे निकालने के लिए आपको मास की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मास। और यहाँ मास दिया, यहाँ मास दिया नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने एक लूप बनाया जिसकी रेडियस कितनी थी? r थी। देखिए ये हमारा लूप हो गया, इसकी रेडियस r हो गई। उसके बाद ये दूसरा लूप हमने बनाया जिसकी रेडियस कितनी थी? इस पहले लूप की रेडियस का डबल, पहले लूप की रेडियस का डबल। तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को हमने मान लिया मास पर यूनिट लेंथ। इसकी रेडियस कितनी है? r है और इसकी रेडियस कितनी है? 2r है। तो इसको अगर हम ओपन कर दें, सर्कमफेरेंस इसकी कितनी होगी? 2 पाई r। इसकी होगी 2 पाई इंटू 2r, दैट मीन्स 4 पाई r। मैं परिधि के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम इस लूप को ओपन कर दें तो इसकी वायर की लेंथ कितनी आएगी? 2 पाई r। अगर इसको ओपन कर दें तो वायर जिससे ये बना है उसकी लेंथ कितनी आएगी? 4 पाई r। तो मास ऑफ फर्स्ट लूप, मास ऑफ फर्स्ट लूप कितना होगा? लैम्डा इंटू 2 पाई r। मास ऑफ सेकंड लूप, मास ऑफ सेकंड लूप कितना होगा? मास ऑफ सेकंड लूप कितना होगा? लैम्डा इंटू 4 पाई r। अब मास हमने निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लूप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लूप विल बी इक्वल टू मास इंटू r²। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लूप आ गया। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड लूप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड लूप विल बी लैम्डा इंटू 4 पाई r। ध्यान रखें कि सेकंड लूप की जो रेडियस है वो r नहीं है, कितनी है? 2r है। तो इसको आपने लिख दिया I1 और इसको लिख दिया आपने I2। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड लूप इज n टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लूप। सेकंड लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लूप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का n टाइम्स है। तो I2 इज गिवन NI1। तो I2 लिख दिया लैम्डा इंटू 4 पाई r, उसका स्क्वायर होगा 4r², n इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r
आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कैंसिल होगा, पाई। उसके बाद क्या कैंसिल होगा आपका, लैम्डा। तो यहां पर ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी, 4 इंटू 4 16 n इंटू 2, आर भी कैंसिल हो चुका है, ये देखिए आर भी कैंसिल हुआ है, इंटू 2n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है, या हम इसे टिक कर सकते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो n इक्वल टू 8, इस तरह से आप इन सब चीजों को कैंसिल कर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। अब ये आपका अगला सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। रोटेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का बेसिक है। अ व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v। तो देखिए यहां जो स्पीड दी गई है v है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। व्हेन इट इज एट ए पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट ए, जब वो पॉइंट ए पर होता है, ऑन द रोड अ स्मॉल लंप ऑफ मड सेपरेट्स फ्रॉम द व्हील एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट बी। तो ये हाईएस्ट पॉइंट बी है, यहां से एक जो कीचड़ का एक टुकड़ा, ये बोला गया है लंप ऑफ मड, मतलब कीचड़ का एक टुकड़ा अलग हो जाता है। तो अलग होने के कारण वो क्या होगा, एंड ड्रॉप्स एट पॉइंट सी, और सी पॉइंट पर जाके गिर जाता है ऑन द ग्राउंड। द डिस्टेंस ए सी इज, अब पूछा गया है डिस्टेंस ए सी कितना होगा। पहला आंसर है v रूट ऑफ आर बाई जी, दूसरा आंसर है 2v रूट ऑफ आर बाई जी, तीसरा आंसर है 4v रूट ऑफ आर बाई जी, और चौथा आंसर है v इंटू रूट 3r बाय जी। अब देखिए यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, और हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 2v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो यहां से ये मड का टुकड़ा, कीचड़ का टुकड़ा आके ऐसे, तो थोड़ा हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। तो ये व्हील है, आप देखिए तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन हो गया। यहां से एक मड लंप 2v वेलोसिटी से, क्योंकि हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी 2v, और दिया गया है क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है v। यहां से ये जाके यहां गिरता है, मान लीजिए ये यहां पर जाकर गिरता है। तो ये डिस्टेंस ए सी, जिसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब व्हील के बारे में बात करें, व्हील की रेडियस r है, व्हील की रेडियस कितनी है r है। तो ये अगर व्हील की रेडियस r है तो r और r मिलकर कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0, और ये भी जानते हैं कि g कहाँ लगेगा, g विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि भाई ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर टकराएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा।
तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया 2r, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और a क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम हम निकाल लेंगे। तो अब टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस 2r, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, that is g, that is t square। तो 4r बाय g इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 4r बाय g, रूट ऑफ 4r बाय g, t की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 4r बाय g। अब हम इसी इक्वेशन को कहाँ यूज करेंगे? अब हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखिए डायग्राम, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 2v, और ये हमेशा कितनी रहेगी 2v, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। ठीक है, तो यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने यूज करना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2v, और हम अच्छे से जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x मतलब जिसे हम बोलते हैं AC इक्वल टू 2vt होगा। अब पिछली स्लाइड पर जाकर t की वैल्यू देखते हैं, रूट ऑफ 4r बाई जी। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2, तो बाहर आके हो जाएगा 4v रूट ऑफ r बाई जी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होना चाहिए 4v रूट ऑफ r बाई जी, 4v रूट ऑफ r बाई जी। तो ये हमेशा आपको दो बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग मोशन में क्या होता है। रोलिंग मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज की जाती है कि जो पॉइंट ग्राउंड के साथ टच करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होती है v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है 2v। तो ये बातें हमें क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो 4v रूट ऑफ r बाई जी इसका आंसर है। तो देखते हैं कहाँ मिला, 4v रूट ऑफ r बाई जी। यस, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी द, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन क्या आ गया आपका, सही आंसर आ गया। अब यहाँ पे 2v आपको दिख रहा है, लेकिन जनरली दिया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ एक फिगर दिया जाएगा। यहाँ पे 2v जैसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस मामले को। ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये दिया नहीं जाएगा, ये बात का आप ध्यान रखें। सिर्फ इतना डायग्राम दिया जाएगा, और फिर हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2v होगी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट करिए पहले। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं। अ सीलिंग फैन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक सीलिंग फैन, छत पे लटका हुआ पंखा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, और फिर हम पंखे का स्विच बंद कर देते हैं। देन ड्यू टू कांस्टेंट अपोजिंग टॉर्क, तो एक स्थिर अपोजिंग टॉर्क के कारण इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज रिड्यूस टू
2 ओमेगा बाय 3 कितनी हो जाती है रिड्यूस होके 2 ओमेगा बाय 3 एज इट कंप्लीट्स 30 रोटेशन। तो 30 चक्कर घूमने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कम होकर कितनी हो जाती है 2 ओमेगा बाय 3। अब पूछा गया है द नंबर ऑफ रोटेशन फर्दर इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो जब उस 30 रोटेशन पूरा कर चुका होता है, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा बाय 3 होती है, उसके बाद वो कितने और चक्कर काटेगा रुकने से पहले। तो देखिए आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है दैट इज ओमेगा, टी सेकंड के बाद, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपकी दी गई है 2 ओमेगा बाय 3, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने करता है ये दिया हुआ है। तो एक रोटेशन में जो व्हील होता है, व्हील जो होता है वो एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है 2 पाई का एंगल घूमता है। तो एंगल कितना वो टर्न करा होगा, तो उसके लिए हम 2 पाई को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा इक्वल टू 60 पाई, थीटा इक्वल टू 60 पाई। अब इस डेटा से हम थीटा भी मालूम है आपको, ओमेगा टी भी मालूम है, ओमेगा नॉट भी मालूम है, तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का यूज करेंगे और एंगुलर रिटार्डेशन की वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब हम यूज करेंगे ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हो गया 2 ओमेगा बाय 3 का स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन हम अभी निकाल चुके हैं, एंगल 60 पाई। तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 120 पाई अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे ओमेगा स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 120 पाई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, जब 120 इधर आएगा तो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 पाई। ये हमारा एंगुलर रिटार्डेशन आ गया। और देखिए यहां पर 2 ओमेगा बाय 3 का स्क्वायर था, फिर से हम चेक कर लेते हैं। यस, वेलोसिटी कितनी हो जाती है 2 ओमेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो उसको तो सुधारना पड़ेगा। ये 3 नहीं होगा, ये अगर हम 2 ओमेगा बाय 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये होना चाहिए 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 9। तो ये आ जाएगा, हाँ अब बिल्कुल थोड़ा सही है। एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 120 पाई अल्फा। देखिए एक स्टेप से गलती हो जाती है, 24 बार इसको कैंसिल हो गया। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 24 इंटू 9 इंटू पाई। अब 24 इंटू 9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर 9 4 जा 36, 6 3 बचे 216 पाई। तो ये आपका एंगुलर रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि वो कितने और रोटेशन, यहां के बाद कितने रोटेशन। अब देखिए पहले एंगुलर स्पीड कितनी थी ओमेगा, ओमेगा से हो गई 2 ओमेगा बाय 3, अब 2 ओमेगा बाय 3 से क्या हो जाएगी 0। तो इस ड्यूरेशन में वो कितना एंगल टर्न करेगा या कितने रोटेशन करेगा, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहां पर फाइनल एंगुलर स्पीड 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा बाय 3, और अल्फा अभी हम निकाल चुके माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 260 पाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 216 पाई। तो वो और कितने रोटेशन करेगा। तो अब देखिए इस डेटा को यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 0 हो गया। अभी स्पीड कितनी है 2 ओमेगा बाय 3, 2 ओमेगा बाय 3 का स्क्वायर
4 ओमेगा स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 216 पाई इंटू थीटा। तो 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 9 और ये हो जाएगा 2, इसको काट देगा 108 बार, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 108 पाई इंटू थीटा। तो अब देखिए कैंसिल करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये जो 9 है इसको काट देगा, 9 1 जा 9, 1 9 2 जा 18, तो 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 पाई, 48 पाई। अब नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 48 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आ जाएगा 24। तो 24 और चक्कर काटकर वो रुक जाएगा, 24 और चक्कर काटकर वो रुक जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, चौथा है। द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ। सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, लेकिन आपके पास टाइम 1 मिनट ही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ रोटेशन आ गया। ये आपका अगला सवाल है, मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे पढ़कर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, आपने सब नोट कर लिया होगा। अ सर्कुलर डिस्क, मैं पढ़ देता हूं। ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT is rotating in a horizontal plane. Its symmetry axis, about its symmetry axis लिखना चाहिए था, with a constant angular speed ओमेगा I। तो एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा I से अपने नेचुरल एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB, एक दूसरी डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली, उसे कोएक्सियली ड्रॉप किया जाता है ऑनटू द रोटेटिंग डिस्क, उसे धीरे से रोटेटिंग डिस्क पर हम छोड़ देते हैं। इनिशियली द सेकंड डिस्क हैज 0 एंगुलर स्पीड, इवेंचुअली both the disks rotate with a constant angular velocity omega f. The energy lost by the initially rotating disk to the friction is, तो कुल मिला के ये एनर्जी लॉस पूछा गया है। तो सबसे पहले एक डिस्क रोटेट कर रही थी, उसके ऊपर धीरे से हमने दूसरी डिस्क रख दी और उसके कारण एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम जानते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, एंगुलर स्पीड ओमेगा I, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का जुड़ जाएगा IT प्लस IB ओमेगा F दिया गया है। तो यहां से हमने निकाल लेना है ओमेगा F, IT ओमेगा I अपॉन IT प्लस IB। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब हमसे पूछा गया एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो वो होगी हाफ IT ओमेगा I स्क्वायर। फिर हमें निकालनी पड़ेगी फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी होगी दोनों डिस्क की IT प्लस IB ओमेगा F का स्क्वायर, ओमेगा F का स्क्वायर। यहां तक निकालने के बाद हमें इस इक्वेशन में, EF के इक्वेशन में ओमेगा F की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा F की वैल्यू को रखना पड़ेगा, ओमेगा F की वैल्यू को रखना पड़ेगा। चलिए अगली स्लाइड पर कर देते हैं। तो EF था हाफ IT प्लस IB। अब ओमेगा F की वैल्यू क्या थी, IT ओमेगा I अपॉन IT प्लस IB
और इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए ये कट गया, एक आई टी प्लस आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें हाफ आई टी स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। ये फाइनल एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी लॉस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ई आई माइनस ई एफ। तो एनर्जी लॉस हम निकाल लेते हैं हाफ ई आई, तो आई टी ओमेगा आई स्क्वायर माइनस हाफ आई टी स्क्वायर ओमेगा आई अपॉन आई टी प्लस आई बी। अब सबसे पहले आप देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां बचा 1 माइनस आई टी अपॉन आई टी प्लस आई बी, इतना आपका बच गया। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। नाउ विल टेक द एलसीएम। ये आपका पिछली स्लाइड पे यहां तक हम पहुंचे थे। इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर, टेक द एलसीएम आई टी प्लस आई बी, आई टी प्लस आई बी माइनस आई टी। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा हाफ आई टी, इधर बच जाएगा आई बी ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस के लिए आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, लेट अस चेक। ये रहा। पर याद रखिए क्वेश्चन सिंपल या टफ नहीं होता, कंसेप्ट एक ही है कि आपके पास है 1 मिनट और 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, रिविजन्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है पूरी। अब ये आपका फाइनल आंसर। तो अब आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लें। ओके, अब मैं इसे रीड करता हूं। अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, तो डिस्क की रेडियस है, जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इट देन असेंड्स ए स्मूथ कंटिन्यूअस ट्रैक, उसके बाद एक स्मूथ कंटिन्यूअस ट्रैक पर वो चढ़ती है, एज शोन इन फिगर, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द हाइट अप टू विच इट विल असेंड। तो वो किस ऊंचाई तक चढ़ेगी। 4 आंसर, पहला आंसर 0.9 मीटर, दूसरा आंसर 1.8 मीटर, तीसरा आंसर 2.4 मीटर, चौथा आंसर 2.7। तो सबसे पहले क्योंकि ये रोल कर रही है तो रोलिंग डिस्क की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो रोल कर रही है तो डिस्क अपने नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और नेचुरल एक्सिस के
अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ओमेगा को लिख दिया हमने v/r। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। 2 × 2 4, r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 mv²। दोनों को जोड़ देंगे 3/4 mv²। तो रोलिंग डिस्क की जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो 3/4 mv² आ गई। अब मान लीजिए ये यहां तक चढ़ती है, किस हाइट तक चढ़ती है, h हाइट तक ये चढ़ती है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनली क्या हो जाती है, 0। तो यहां पर इस डिस्क के पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और यहां पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसी कंसेप्ट पे हम करेंगे 3/4 mv² = mgh। मास कैंसिल हो गया और ये हो गया 3v²/4g, दैट विल बी द हाइट। अब हाइट को निकालने के लिए हमें v दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 का स्क्वायर, g दिया हुआ है 10, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 × 36/4 × 10, ये कैंसिल हो गया 9 बार। 9 × 3 27/10, दैट इज h। तो हाइट आएगी आपकी 2.7 मीटर। 2.7 मीटर हाइट पर चढ़कर वो चली जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 2.7। तो देखिए ये रहा हमारा चौथा आंसर, बिल्कुल सही आंसर हमने निकाला 2.7। समझ में आपको आ गया होगा कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन है। टोटल एनर्जी निकालिए और उसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दीजिए, क्योंकि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, पर टाइम 1 ही मिनट है, ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं आप हमें कमेंट जरूर लिखें, ये जरूरी है। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी एग्जामिनेशन इन विच यू विल अपीयर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर मिलेंगे रिकैप सीरीज में। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी से स्टार्ट करेंगे। ये थे रोटेशनल मोशन के 3 लेक्चर। उम्मीद है फायदा हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।